स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ। आज हमारा दूसरा दिन है और इसमें हम 5 सवाल को ले रहे हैं ताकि हमारा 20 दिन में एक पूरा पेपर यूजीसी नेट का कंप्लीट हो जाए। तो आज के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ हिस्टोग्राफी से भी हैं, चोल साम्राज्य से भी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये है कि ऋत और सामवेद यानी एक तरफ आपको दी गई है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। ये सवाल हमारा है 2024 अगस्त में एग्जाम हुआ था। तो ऋत, सामवेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण दूसरी साइड में है। इसमें बलि की व्याख्या की गई है, यानी आपको ये बताना है कि इसमें बलि की व्याख्या की गई है इन चारों में से कौन है। दूसरा ये है कि इसमें पुजारियों को अनुष्ठानों यानी कर्मकांड के संदर्भ में मार्गदर्शन मिलता है, तो इन चारों में से कौन मार्गदर्शन देता है। इसमें जप के निमित्त मंत्रों का संग्रह है, तो इन चारों में से कौन सा है। इसमें ब्रह्मांड और मनुष्य को संचालित करने वाले विधि सिद्धांत हैं, तो इन चारों में से कौन है। कोशिश करिए मित्रों। फिलहाल हम इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये ऋत है दोस्तों, ऋग्वेद नहीं है, हालांकि ये ग्रंथ में नहीं आता है। तो ऋत की बात जब हो रही है तो ऋत एक विचार है, एक सिद्धांत है। वो कौन सा सिद्धांत है? ऋत के सिद्धांत के अंतर्गत सृष्टि का नैतिक और ब्रह्मांडीय नियम आता है। तो इस तरीके से हम देख ले रहे हैं कि ब्रह्मांड और मनुष्य के नैतिक संचालित करने के विधि सिद्धांत हैं। ये तो बात सही है, लेकिन इसमें जो ऋत में है, इसमें थोड़ी और बात करें तो इसमें जो नियम होते हैं, जैसे सूर्य समय पर उगता है, ऋतुएं नियमित चलती हैं, सत्य और धर्म ब्रह्मांडीय नियम से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऋत जो है प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था की बात करता है। सबसे ज्यादा ऋत का जो शब्द आया है वो ऋग्वेद से आया है। और ऋग्वेद क्या है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन, सबसे प्रमुख वेद जो है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, रचनाएं हैं। इस तरीके से हमारा ऋत जो होता है फोर्थ पे लगेगा। जब सामवेद की बात आती है तो सामवेद इसमें जप के निमित्त मंत्रों का संकलन है जो गाए जा सकते हैं। तो मंत्रों का संकलन की बात कहाँ की गई है? ये है जप के निमित्त मंत्रों का संकलन थर्ड में। यजुर्वेद की जब बात करते हैं तो यजु मतलब होता है यज्ञ करना, और यजुर्वेद में बलि की व्याख्या दी गई है। तो ये है बलि की व्याख्या फर्स्ट में। ब्राह्मण काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात जब करते हैं तो इसमें पुजारियों को अनुष्ठान यानी कर्मकांड के संदर्भ में मार्गदर्शन मिलता है। और ब्राह्मण में ही वेदों की गद्य व्याख्या है, यज्ञ की तात्विक व्याख्या है, और बलि प्रतीक अर्थ और रहस्य की भी बात इसमें होती है ब्राह्मण में। इस तरीके से हमारा क्या है, ए का फोर्थ है, फोर्थ इधर भी है, इधर भी है। बी का थर्ड है, बी का थर्ड है, थर्ड इधर, इधर भी है। और सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट इसमें नहीं है। तो इस तरीके से हमारा सवाल, ये उत्तर ये हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर फर्स्ट। इसमें थोड़ी सी और बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसके पाठ करने वाले को होत्री कहते हैं, होत्री। और इसके ब्राह्मण को बोलते हैं, इसके दो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि ऐतरेय हैं। पहला ऐतरेय ब्राह्मण है, दूसरा है कौशितकी, कौशितकीय ब्राह्मण। ये है ऋग्वेद के ब्राह्मण। जबकि हम सामवेद की जब बात करते हैं, सामवेद में मित्रों गाए जा सकने वाला ये ग्रंथ है, और इसको गाने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। ठीक, और इससे संबंधित जो ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण है, जमनी ब्राह्मण है। तो इस तरीके से पंचविश ब्राह्मण, छांदोग ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। जबकि यजुर्वेद की जब बात करते हैं तो इसमें इसको प्रयोग करने वाले या इसको कहने वाले को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु, अध्वर्यु कहते हैं। इसमें दो ब्राह्मण आते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। ये सवाल ऐसे बनते हैं कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? तो ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद से संबंधित हैं। जबकि गोपथ ब्राह्मण की जब बात आती है तो ये सिंगल गोपथ ब्राह्मण होता है, अथर्ववेद से संबंधित।
ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं, जो कि है हिस्टोग्राफी से। हिस्टोग्राफी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। तो निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास केवल विज्ञान है, न उसमें कुछ कम तथा न उसमें कुछ अधिक? तो ये कथन किसका है? तो कथन को दोस्तों उनके जो दृष्टिकोण होते हैं उनके अनुसार हम आसानी से समझ पाते हैं। हालांकि जब पढ़े नहीं होते हैं तो हमें सीधे कथन को याद करने की ज़रूरत होती है। इसमें अगर जो नहीं पढ़ा है इसमें सीधे लगेगा कि कौन हो सकता है, इसमें या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, नहीं तो नहीं आएगा। अब सीधे हम आंसर पे चलें तो जे बी बरी की बात आती है। इन्होंने ही कहा था कि हिस्ट्री इज अ साइंस, नो लेस एंड नो मोर। ये इनका सिद्धांत था। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहले इनके दृष्टिकोण की देख लेते हैं। दृष्टिकोण इनका क्या है? सिंपल सा है। जब ये विज्ञान की बात कर रहे हैं तो आप सीधे हिस्ट्री लिखो अपने सवाल नोट्स पे, और उसके साइंटिफिक डिसिप्लिन लिख लो, ताकि हमको याद रहे कि भाई केवल साइंस की बात करते हैं, इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति से लिखने की बात करते हैं, एविडेंस आधारित होना चाहिए बताते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इसलिए हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है, साइंटिफिक डिसिप्लिन की बात करते हैं। ये हो गए जीबी बरी। हालांकि अलग से हम एक हिस्टोग्राफी का वीडियो लेंगे जिसमें सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो हमको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा दृष्टिकोण। इसमें हम दृष्टिकोण और उनके कुछ सिद्धांत बताते हुए चलते हैं। पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन ले लें हम? टैन बी। चलो कलिंगवुड की बात करें तो उनका दृष्टिकोण दोस्तों ये था कि इतिहास जो है अतीत के विचारों का पुनर्निर्माण है। ये भी बात ठीक लगती है कि कलिंगवुड इतिहास से सिर्फ विज्ञान नहीं मानते, इतिहास को सिर्फ विज्ञान नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि इतिहास एक मेंटल एक्टिविटी है। तो कलिंगवुड से हम क्या याद कर सकते हैं कि मेंटल एक्टिविटी है जिसमें अतीत के विचारों का पुनर्निर्माण करते हैं कलिंगवुड। वहीं टायनबी की जब बात करते हैं तो इनकी दृष्टिकोण में दोस्तों सिविलाइजेशन आएगी, यानी चैलेंजेस एंड रिस्पांस थ्योरी आएगी, कंपैरेटिव सिविलाइजेशन आएगा, सभ्यताओं का जो उत्थान पतन हुआ है वो उसकी बात करते हैं। वे इतिहास को एक दार्शनिक प्लेटर में देखते हैं, जैसे कि दर्शन में उनका फोकस जो है सिविलाइजेशन थ्योरी पर ज्यादा होता है, सिविलाइजेशन थ्योरी पर ज्यादा होता है। ठीक है, तो सिविलाइजेशन थ्योरी इसको देख सकते हैं। ठीक। अब वहीं लॉर्ड एक्टन की बात करते हैं। थोड़ा सा ये हैवी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हिस्टोग्राफी कॉमनली नहीं पढ़ते हैं लोग। इसमें सिर्फ 2 सवाल ऐसे बीच बीच में जितने सवाल आएंगे उसको कर लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा देखते देखते ही आपको आएगा। लॉर्ड एक्टन की बात करें तो इनके दृष्टिकोण में मोरल जजमेंट की बात आती है। मोरल जजमेंट। ठीक है, मोरल जजमेंट इन हिस्ट्री की बात करते हैं। एब्सोल्यूट थ्योरी, एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात करते हैं। हिस्टोरियन शुड बी मोरली स्ट्रिक्ट, ये बताते हैं कि हिस्टोरियंस को नैतिक दृष्टि से बहुत मजबूत होने की जरूरत है, तटस्थ होने की जरूरत है। वे इतिहास को नैतिक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए प्योर साइंस की बात बिल्कुल नहीं करते। जब लॉर्ड एक्टन की बात आएगी तो ये जब प्योर साइंस, ये बिल्कुल काट देना मित्रों। और इनकी बात आए तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना, मोरल हिस्ट्री। ठीक, मोरल हिस्ट्री। और वहीं साइंस की बात कौन कर रहा है? जेबी बरी। इस तरीके से हम अपने सवाल को कंप्लीट करते हैं। बाकी जो बचा रहेगा हम कंप्लीट वीडियो में देखेंगे। इसके आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे वीडियो पे। ये भी जो हिस्टोग्राफी से ही है, लेकिन पहले हम दूसरे सवाल देख लें ताकि ये हैवी न लगे। चौथे पे आ जाते हैं चोल साम्राज्य। चोल राज्य के संदर्भ में अनुष्ठानिक संप्रभुता और वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण के मध्य विभेद है और निम्नलिखित का द्योतक है। मतलब ये देखो दोस्तों, इसमें ये है कि जो वर्ड्स हैं वो थोड़े कठिन डाल दिए गए हैं, इसलिए ये सवाल बहुत टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या ही दे दिया गया है। लेकिन अभी समझाने पे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि इसमें क्या था।
जब अनुष्ठानिक संप्रभुता की बात करते हैं तो अनुष्ठान तो आपको पता है कि जो कर्मकांड, अनुष्ठान, ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। तो ये रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, रिचुअल्स होते थे। इसमें ये था कि राजा जो है धार्मिक रूप से सर्वोच्च था। मंदिरों में आदमी उसका नाम रहता था, जैसे दान हो गया, यज्ञ हो गया, राजसूय जैसे वैधता प्रदान करते थे। प्रतीकात्मक शक्ति था दोस्तों, प्रतीकात्मक शक्ति, यानी वास्तविक शक्ति कहीं और थी, प्रतीकात्मक शक्ति ये था राजा। मतलब राजा धार्मिक और औपचारिक अधिकार तो रखता था, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार इसके पास नहीं था। अब वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा। पहला ये आएगा कि जमीन पर प्रशासन कौन चला रहा है, जमीन पर प्रशासन कौन चला रहा है, ये बात होगी। दूसरा ये होगा कि गांव का निर्णय कौन ले रहा है। तीसरा ये होगा कि भाई कर कौन दे रहा है, कौन कर कौन वसूल रहा है, टैक्स कौन ले रहा है। तो इसका मतलब यह है कि असली जो सत्ता थी यहाँ थी, सत्ता जो थी, असल सत्ता कहाँ थी, यहाँ थी। तो राजा क्या था, ये प्रतीकात्मक शक्ति के रूप में था। यानी चोलों में राजा धार्मिक रूप से सर्वोच्च था, लेकिन जो गांव थे काफी स्वायत्त थे। ग्राम प्रशासन की दोस्तों बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। चोलों के ग्राम प्रशासन की बात वीडियो डालेंगे तो आ जाएगा। स्थानीय सभाएं निर्णय लेती थी। भूमि स्वामित्व, भूमि राजस्व जो था स्थानीय स्तर पर नियंत्रण किया जाता था। इसका मतलब ये था कि राजा जो था, ये जो राजा था ऊपर से शक्तिशाली तो दिखता था, लेकिन नीचे जो है, नीचे संस्थाएं काफी स्वतंत्र थी। और यही जो स्वतंत्रता है इसको खंड खंड यानी अलग अलग करता है, इसलिए इसको खंडीय राज्य प्रतिपादक के रूप में कहते हैं, और इसको सेगमेंटरी स्टेट भी बोला जाता है। और इसका जो प्रतिपादन किया था सिद्धांत का, इस सिद्धांत का, तो वो था बर्टन बर्टन स्टेन। ये ऐसा व्यक्ति था जिसने सेगमेंटरी स्टेट का प्रतिपादन किया था। ठीक है, सेगमेंटरी स्टेट ये बताया था कि ऐसे भी राज्य संचालित होते थे। मतलब केंद्र में राजा यहाँ था, नीचे शक्तिशाली इकाइयां थी, असल नियंत्रण बिखरा हुआ था कहीं और था। ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। लेकिन इसके तीन जो ऑप्शन हैं उसको भी देखें अगर, तो ये जो सामंती मॉडल के प्रतिपादक हैं, यानी सामंती मॉडल क्या था, ये था फ्यूडल मॉडल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब था कि सेवा के बदले भूमि को देना, जिसमें राजा, सामंत और उपसामंत था, सैन्य आधारित संरचना थी। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में इंडियन फ्यूडलिज्म के जो जनक हैं या सिद्धांत जो दिया था इंडियन फ्यूडलिज्म का, वो भारत में RS शर्मा देते हैं भारत में। ठीक है, वहीं केंद्रीकृत राज्य प्रतिपादन की बात करें, सेंट्रलाइज्ड स्टेट की बात होती है, यानी सारी सत्ता जो है वो केंद्र में निहित होती है, इकाइयां स्वतंत्र नहीं होती हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य में था, मुगल साम्राज्य में था। वहीं थर्ड की बात निरंकुश राज्य प्रतिपादन की जब बात होती है, यानी एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट की बात होती है, तो मतलब जो राजा है वही सर्वोच्च है, निरंकुश, पूर्ण निरंकुश राज्य है, जैसे कि मध्यकालीन यूरोपीय राजतंत्र थे, उनकी बात होती है इस तरीके से। तो इस तरीके से कंप्लीट होलिस्टिक तरीके से पूरा होता है ये। और पांचवा सवाल ये हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता अभियान, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता अभियान के दौरान कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर कब्जा किया और जून 1756 में 56 को फोर्ट विलियम पर अधिकार जमाया। तो ये सीधा आंसर हम लोगों का समझ में आता है कि सिराजुद्दौला होगा। लेकिन इसके पहले की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 1756 की जो घटनाक्रम है उसको देखते हैं। दोस्तों बंगाल पे शासन उस समय बंगाल नवाब कौन कर रहे थे, सिराजुद्दौला, जो 1756 में ही बनते हैं, 1757 तक, 1756-57 ठीक तक रहते हैं। अब बात ये हुई कि ये बंगाल है कलकत्ता के पास में, अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोलकाता में बिना सिराजुद्दौला की अनुमति के फोर्ट विलियम किला बनाया। फोर्ट विलियम किला कौन था,
फोर्ट विलियम किला दोस्तों, फोर्ट विलियम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया किला था। ठीक है। सिराजुद्दौला को अंग्रेजी गतिविधियों पर शक था। ये जानता था कि यार, इसको लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए ये विरोध कर रहा था और अंग्रेजों को बताया कि इसको नष्ट कर दो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन नहीं माने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसके बाद मई 1700 में 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला किया और जून को कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया। और इसी फोर्ट विलियम में एक कमरा था जो कि 18 बाई 14 यानी 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कमरा था, जिसमें 146 अंग्रेजों को भर दिया। लेकिन सुबह 123 मर गए थे, सिर्फ 23 बचे थे, जिसमें हॉलवेल था। सिर्फ वही एकमात्र व्यक्ति है जो इस बात की जानकारी देता है। हालांकि इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इस घटना के बाद ही अंग्रेजों ने अगले साल 1757 में नवाब से युद्ध किया और हरा दिया। और ये 1757 का युद्ध कौन सा था? ये प्लासी का युद्ध था, जिसमें मीर जाफर जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ता है और बाद में नवाब बनता है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम भी नवाब बनता है 1760 से 1763 के बीच में। ठीक है। इसकी घटनाक्रम की बात हो गई। 1756 में कासिम बाजार पर हमला, फिर फोर्ट विलियम पर हमला, फिर वहीं पे होती है ब्लैक होल इंसिडेंट। तो ये थे सिराजुद्दौला। लास्ट में हमारा एक सवाल जो बचता है दोस्तों, तो एक सवाल में ये आता है कि एक सवाल में ये समझ में आता है समग्र हिस्ट्री जिसमें दूसरा सवाल ये है कलिंगवुड, ये वाला हो गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास केवल विज्ञान है? किसने कहा कि इतिहास केवल विज्ञान है, ना उससे उसमें कुछ कम और ना उसमें कुछ अधिक? ये वाला तो हो गया था। इसके बाद थर्ड वाला बचा था समग्र हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो जिसमें टोटल हिस्ट्री की संकल्पना किसने प्रचारित की थी? तो किसने प्रचारित की थी दोस्तों? ये थे मार्क ब्लांक। ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, क्योंकि ये 1929 में दोस्तों एक एनाल्स स्कूल की स्थापना करते हैं। एनाल्स स्कूल की स्थापना करते हैं। ये एनाल्स स्कूल क्या था? जो 20वीं सदी का एक फ्रांसीसी इतिहास लेखन आंदोलन था। 20वीं सदी का एक फ्रांसीसी इतिहास लेखन आंदोलन था, जिसने इतिहास को सिर्फ राजाओं या युद्धों से निकालकर समाज को समग्र अध्ययन में बदल दिया। इनका मानना ये था कि भाई इतिहास जो है, इतिहास सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं है। इतिहास जो है समाज का पूरा अध्ययन है। तो समाज के पूरे के अध्ययन की बात जब करते हैं तो क्या क्या आता है? उसमें अर्थव्यवस्था आती है, उसमें भूगोल आता है, उसमें मानसिकता आती है, उसमें संस्कृति आती है, उसमें सामाजिक संरचना आती है, उसमें दीर्घकालिक प्रतिक्रियाएं आती हैं। ठीक है। इतनी सारी चीजें आती हैं जो कि टोटल हिस्ट्री मिलके बनती है। यानी जो इवेंट बेस्ड हिस्ट्री थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई केवल इवेंट की ही बात करोगे तो ये नहीं चलेगा, ये टोटल हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चर्स थे उन पर जोर दिया गया, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया। और इतिहास जो है केवल राजा या युद्ध नहीं है, बल्कि समाज का पूरा अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन होता है, वही टोटल हिस्ट्री होती है। जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल, साइकोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल, ये सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाता है।
ठीक है। हाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एनाल्स स्कूल जो 1929 में था, मार्क ब्लांक और एक व्यक्ति और थे, वो थे लुसियन फेब्र। ये दोनों ने मिलकर इसको कहा बनाया था, स्थापित किया था। इसमें ये था कि जो पारंपरिक जो इतिहास है, पारंपरिक इतिहास नहीं, यानी पारंपरिक इतिहास में क्या आ जाता है, जैसे राजा रानी, युद्ध, राजनीतिक घटनाएं, तिथियां, ये सब बिल्कुल हटा दो भाई। इसके स्थान पर एनाल्स स्कूल लाओ। और एनाल्स स्कूल में क्या होगा, ये समाज की बात करेगा, ये अर्थव्यवस्था की बात करेगा, ये भूगोल की बात करेगा, ये जो हमने बात किया मानसिकता, दीर्घकालिक संरचनाएं की बात करेंगे। तो इस तरीके से मार्क ब्लांक का जो संकल्पना है वो टोटल हिस्ट्री, समग्र इतिहास के रूप में आती है। जबकि अगस्त कॉम्टे की बात जब आती है, हाँ ये सवाल हो गया लेकिन इसके ऑप्शंस में देख रहे हैं, अगस्त कॉम्टे की पॉजिटिविज्म के जनक थे ये, और समाजशास्त्र के पिता भी माने जाते हैं। इतिहास को विज्ञान की तरह देखने की प्रेरणा दी थी इन्होंने। और इन्होंने तीन ऑप्शंस, तीन अवस्थाओं में सिद्धांत को देखा था, जैसे थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। ठीक, इसकी बात होती है। वहीं जॉर्ज एम ट्रेवेलियन की बात होती है, तो इंग्लिश नैरेटिव हिस्टोरियंस में देखेंगे इसको, सिर्फ इतना याद रखिए। और सी वी लॉन्ग लॉयंस की बात जब होगी तो साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं ये भी इन हिस्ट्री में। और सोर्स एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री की बात करते हैं ये सी वी लॉन्ग लॉयंस। जबकि एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री की कौन बात नहीं करता है, मार्क प्लांक एनाल्स स्कूल नहीं करता है, वहीं ये करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है मित्रों, जब भी हम पढ़ते हैं हिस्टोग्राफी, क्योंकि ये कॉमनली पढ़ा नहीं जाता है। तो जब हम एक लॉन्ग वीडियो में देखेंगे तो इसको सीक्वेंस वाइज देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे है क्या है। तो कोटेशन ना भी याद रहे तो भी हमें अनुमान से पता चल जाएगा कि कौन हो सकता है ये। ठीक, इस तरीके से हमारा सवाल खत्म होता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो नहीं, सुबह 6 बजे कल एक नए वीडियो के साथ। हम बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहे हैं। आपको अगर स्लो लग रहा हो तो थोड़ा सा फास्ट करके देखेंगे तो आसानी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है।